जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलकेजी एकेडमी में। आज बात करते हैं इंटर बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत ही टफ माना जाने वाला चैप्टर विकास। अगर आपने इतना लेक्चर देख लिया तो आपका कोई भी प्रश्न बनने से नहीं रुकेगा। आप पेपर में एक एक प्रश्न का जवाब लिख के आओगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में क्या हुआ था? एक बिग बैंग हुआ था। ये क्या हुआ था? बिग बैंग क्या है? तो देखो, इलेम नाम का एक प्राचीन पदार्थ था, आद्य पदार्थ, जो कि तप्त कास्मिक धूल के बादल, मतलब जो धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, बहुत ज़्यादा गर्म था, उससे टकराया। तो उससे टकराने से महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने से क्या हुआ कि छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग बिखर गए और इसी से उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस थ्योरी से मानी जाती है? बिग बैंग थ्योरी से। ओके, फिर क्या हुआ? रासायनिक एवोल्यूशन को मानते हुए स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया और लैब में वही प्राचीन वातावरण बनाया, राइट। और उसमें क्या लिया इन्होंने? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इन तीन गैसों को एक फ्लास्क में भरा और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से इनको गर्म किया। तो देखो, मैं डायग्राम की मदद से आपको इसे समझा देता हूँ, आप आराम से ये लिख पाओगे। देखो दोस्तों, इन्होंने पहले एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क में भरी तीन गैसें, कौन कौन? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। कितने अनुपात में? 2:1:2 में। और फिर इसमें इलेक्ट्रोड, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड डाला और इसे क्या किया? इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, गर्म कर दिया, स्फुलिंग विसर्जन कराया। जब ये गर्म हुआ तो गर्म होने के साथ इन्होंने दूसरा फ्लास्क लिया जिसमें इन्होंने जल लिया और इस जल को भी गर्म कर दिया। यहाँ से उबलते हुए जल की वाष्प इधर जाने लगी। यहाँ से इन्होंने निर्वात उत्पन्न कर दिया इसके अंदर और फिर ये जलवाष्प जब ऊपर जाने लगी तो जलवाष्प गई और इस वाले फ्लास्क में मिल गई। यहाँ से नीचे की तरफ जब जलवाष्प आई इधर की तरफ ऐसे, तो क्या हुआ? यहाँ पर इन्होंने कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर लगा के इसे क्या कर दिया? ठंडा कर लिया। यहाँ पर यू आकार की ये नली थी। इस यू आकार की नली में ये जल जो आया ऊपर से इसे इकट्ठा कर लिया जी। ये प्रयोग इनका लगभग एक सप्ताह तक चला। एक सप्ताह बाद इन्होंने इस जल का टेस्ट किया। जब इस जल को टेस्ट किया, टोटी लगाई, टोटी से जल निकाला और जब टेस्ट किया तो पता चला इस कार्बनिक यौगिक युक्त जल में शर्कराएँ थीं, एलेनिन थी और ग्लाइसिन थी, आदि पदार्थ इन्होंने पाए। बल्कि इस जल में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो तब इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहीं ना कहीं रासायनिक विकास से ही संभव हुई है और रासायनिक विकास से ही पृथ्वी धीरे धीरे, पृथ्वी पर ये सब जीवन है, ये सब चीज़ें बन के तैयार हुई। तो आपको क्या याद रखना है? एक फ्लास्क लेना है। फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 में लेनी है। इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड डाल के गर्म कर देना है। इधर दूसरा फ्लास्क लेना है, पानी को उबालना है। उबलता हुआ पानी जब इसमें जाएगा तो वही यू आकार की नली में इकट्ठा हो जाएगा। 7 दिन तक एक्सपेरिमेंट चला। 7 दिन बाद इन्होंने टोटी से जल निकाल के देखा तो इसमें शर्कराएँ, एलेनिन और ग्लाइसिन जैसे पदार्थ मौजूद थे, राइट। तो इन्होंने बताया कि वाकई में जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास से ही हुई है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं? तो ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति के आधार पर समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो। ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति के आधार पर समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो, राइट। इन अंगों को समजात अंग कहते हैं और इस घटना को समजातता कहते हैं। जैसे कि मानव के हाथ रचना और उत्पत्ति के आधार पर समान है, चमगादड़ के पंखों से, व्हेल के चप्पू से, लेकिन दोस्तों इन तीनों के कार्य अलग हैं। जैसे मानव का हाथ किसी चीज़ को उठाने में, किसी को मारने में, खाना खाने में, राइट, किसी चीज़ को पकड़ने में, बल्कि चमगादड़ के पंख तो उड़ने में काम आते हैं, व्हेल के चप्पू तो तैरने में क्या काम आते हैं। बल्कि रचना और उत्पत्ति के आधार पर ये तीनों समान है लेकिन कार्य में भिन्न है, इसलिए ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं? अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में तो क्रियाशील थे लेकिन अब नहीं है। तो क्रियाशील थे परंतु अब नहीं है। किन में क्रियाशील थे? हमारे पूर्वजों में। जैसे एग्जाम्पल में कर्ण पल्लव, जैसे कि कान है, कान के ऊपर वाले जो नहीं कर्ण पल्लव हैं, ये कर्ण पल्लव हो गए। अकलदाढ़ जो 20-22 साल में निकलती है अकलदाढ़, तो ये सब अक्रियाशील हो गए हैं। अक्रियाशील मतलब अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन बन गए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद ने जीव विकास से संबंधित 2 सिद्धांत दिए। किससे संबंधित? जीव विकास से। पहला क्या सिद्धांत दिया? अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। इन्होंने कहा कि जिन अंगों को मानव उपयोग करता है उनका विकास हो जाता है और जिन अंगों का उपयोग धीरे धीरे बंद कर देता है जीव,
उनका विकास रुक जाता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया और सर्फ का। बताया कि जिराफ जब अफ्रीका के जंगलों में घास कम पड़ गई तो जिराफ गर्दन उठा के घास खाने, मतलब पेड़ से पत्तियां खाने लगे। तो धीरे धीरे उनकी गर्दन क्या हो गई, बड़ी हो गई, लंबी हो गई, आगे वाले पैर भी बड़े हो गए। अब ऐसे ही सांप के बारे में इन्होंने बताया कि सांप के पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन सांप ने बिल में घुसते समय अपने सांप पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया और उसके पैर खत्म हो गए। बात तो बिल्कुल गलत इन्होंने बताई, लेकिन मतलब लॉजिकल तरीके से उस समय समझाई तो अभी भी इनको पढ़ना पड़ रहा है। फिर क्या इन्होंने कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इनका दूसरा नियम क्या बना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे प्रत्येक जीव जिस भी वातावरण में रहता है तो उस जीव पर उस वातावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव, और वैसे ही उस जीव में क्या आ जाते हैं, लक्षण। इन्होंने कहा वही लक्षण उसकी आगे संतान में चले जाते हैं, वही संतान से फिर नई जाति का निर्माण हो जाता है। बल्कि अब ऐसा, इसके पीछे अगर हम तर्क अभी निकालें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव, मान लो कोई जीव है, जीव ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ सब वकील हैं, या कोई किसी का बाप वकील है, तो कोई ज़रूरी थोड़ा उसकी संतान वकील हो जाए। तो ये भी बात इन्होंने गलत ही बताई, बशर्ते कुछ कुछ हद तक ये बातें उस समय सही थी। तो अनुमान इन्होंने लगाया ऐसा कि जीव जिस भी वातावरण में रहता है वैसे ही उसमें लक्षण आ जाते हैं, और वही लक्षण धीरे धीरे उसकी संतानों में, और संतान से फिर एक नई जाति बना लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद। तो डार्विन की अगर बात करें तो 1859 में इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातीय उत्पत्ति, इसमें सिद्धांत दिए 3। क्या सिद्धांत दिए, पहला सिद्धांत इन्होंने दिया था जीवन में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इन्होंने बताया कि जो जीव पृथ्वी पर रह रहे हैं, राइट, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो बहुत है, प्रचुर क्षमता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर इनकी आबादी क्या रहती है, संतुलित रहती है। क्योंकि धीरे धीरे लोग मरते भी हैं ना, जन्म लेते मरते, तो ये सब सिस्टम चलता रहता है। इसी की वजह से इन्होंने ये सिद्धांत दिया। अगली बात इन्होंने बताई जीवन संघर्ष से जुड़ी। क्या बताया कि कोई भी जीव है उसको वातावरण में रहने के लिए उचित संघर्ष करना पड़ता है। जैसे भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आवास के लिए, उचित वातावरण, अच्छा वातावरण लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी इस संघर्ष से बच नहीं सकता, राइट। तो जीवन संघर्ष से संबंधित भी इन्होंने यह नियम दिया। अगला नियम इन्होंने दिया वातावरण में निरंतर परिवर्तन से संबंधित था। इसमें क्या इन्होंने बताया कि जो जीव होता है ना, वो जिस भी वातावरण में रहता है तो उस अगर वातावरण में परिवर्तन आ रहा है तो उस जीव में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, और वो जीव में परिवर्तन अगर उसने स्वीकार कर लिया तो वही जीव आगे विकसित हो जाएगा, अगर नहीं स्वीकार कर पाया तो उस जीव को मरना पड़ेगा, अर्थात उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये जो वातावरण में निरंतर परिवर्तन का नियम हमें ये सिखाता है कि जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ, हमें वैसे ही अपने आप को बदल लेना चाहिए, और वही जीव आगे चल के विकसित हो पाते हैं जो अपने आप को बदल पाते हैं। जो नहीं बदल पाते वो विकसित नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं मानव विकास की। तो मानव विकास में क्या हुआ, मानव का विकास अफ्रीका, यूरोप और एशिया में माना जाता है, यहीं से इनके जीवाश्म प्राप्त हुए। मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है। अब बात करते हैं एक एक मानव की। तो मानव विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी लॉन्ग प्रश्न आता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रामापिथिकस मानव। तो रामापिथिकस मानव 1 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और मायोसीन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से इसके जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। तो रामापिथिकस मानव के बारे में याद रखना है कि उस पर इसकी उत्पत्ति 1 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, मायोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तथा भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से इसके जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। अब बात करते हैं जावा मानव की। तो जावा मानव की उत्पत्ति 6 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, और इसके जीवाश्म त्रिनेल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसकी कपाल क्षमता 750 से, इसकी कपाल क्षमता जो थी वो 750 से 700 1000 तक मानी जाती थी। और अगर हम बात करें कि ये अग्नि का प्रयोग करना जानता था, मतलब इसकी कपाल क्षमता 750 से 1000 सीसी थी, और ये अग्नि का उपयोग करना जानता था। अब बात करते हैं दोस्तों निएंडरथल मानव की। तो इसकी उत्पत्ति 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, और इसके जीवाश्म जो हैं वो निएंडरथल नदी जर्मनी के पास से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे निएंडरथल मानव कहा गया।
25,000 वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो चुके हैं। इनकी कपाल क्षमता 1450 सीसी के करीब थी। इनकी लंबाई 4 से 5 फीट थी और इन्हें वास्तविक मनुष्य कहा जाता था। उस समय भी भारतीय संस्कृति थी और ये हथियार भी बनाना जानते थे। अब बात करते हैं दोस्तों क्रो-मैग्नन मानव की। क्रो-मैग्नन मानव की उत्पत्ति 50,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है और 20,000 पूर्व ही ये विलुप्त हो चुके हैं। राइट। इनके जीवाश्म क्रो-मैग्नन फ्रांस से प्राप्त हुए। इनकी कपाल क्षमता याद रखना 1600 सीसी थी, आधुनिक मानव से भी ज़्यादा। ये मानव के सीधे पूर्वज माने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। और इनकी कपाल संकुचित, चेहरा बड़ा और चौड़ा था, मस्तिष्क गोल, नाक पतली और जबड़ा मोटा और चौड़ा था। पैर इनके मुलायम थे, गुफा में रहते थे। राइट। कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। अगर हम बात करें मैग्नान मानव की उपस्थिति तो पूर्व अफ्रीका और यूरोप में प्राप्त होती है। अब बात करते हैं वर्तमान समय यानी आधुनिक मानव की। इसकी उत्पत्ति 25,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। निग्रोइड और मंगोलाइड्स और ऑस्ट्रेलाइड्स के साथ मानी जाती है। इनकी कपाल क्षमता 1350 से 1500 सीसी थी तथा इनका मस्तिष्क अत्यधिक विकसित था। इनके निकट संबंधी जो हैं वो चिंपैंजी माने जाते हैं। निकट संबंधी कौन माना जाता है? चिंपैंजी माने जाते हैं। अब एक अंतर समझ लो मानव और कपि में। मानव में भुजाएं छोटी होती थी, कपि में भुजाएं लंबी थीं। मानव जो है इसके 2 पैर पर खड़ा हो जाता था और कपि जो है वो 4 पैरों पर ही खड़े मतलब अपने आप को संतुलित कर सकते थे। मानव जो है वो मादा में स्तन विकास होता है, बल्कि कपि में मादा में स्तन विकास नहीं होता है। मानव की कपाल क्षमता 1450 सीसी और भौहें पतली, बल्कि कपि की कपाल क्षमता 750 सीसी और भौहें मोटी थी। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका हुआ ख़त्म और इतना ही पढ़ के जाइए, इसी से सभी प्रश्न बनेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मस्त रहिए। जय हिंद।